सो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा डेफाटेक्स का। एक क्वेश्चन है आई की बुक से, पास पेपर्स का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ अरेबियन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 बिफोर इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ टैक्स। सबसे पहले तो आपने ईयर एंड को लाजमी मेंशन करना है, कौन से ईयर एंड की बात की जा रही है। अच्छा, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हम पढ़ के देखते हैं क्या है। इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है 455 मिलियन। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 3 चीज़ें हैं। 240 का रिवैल्यूएशन सरप्लस है, मीन्स ड्यूरिंग द ईयर रिवैल्यूएशन हुई होगी। चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, ये भी ड्यूरिंग द ईयर। रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी, ये भी ड्यूरिंग द ईयर बाय एक्चुरियल साइंसेस। So total comprehensive income 678 million. The following additional information has been gathered for preparing the disclosures relating to taxation. अच्छा, ये उन्होंने एक चीज़ बनाई हुई है ऑलरेडी पहले ही। डिस्क्लोजर है हिसाब से ओपनिंग बैलेंस, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस ये है। टैक्स बेस उसने दी हुई है हमें, ये डिफरेंस हम निकाल लेंगे इसका। बाकी चीज़ें इसको देखते हैं। एडिशंस इतनी है, रिवैल्यूएशन सरप्लस इतना है, डेप्रिसिएशन इतनी है, डिस्पोजल इतना है, क्लोजिंग बैलेंसेस ये हैं। अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली। और ये ग्रॉस रिवैल्यूएशन सरप्लस जो उसने आपको दिया हुआ है विदाउट इफ़ेक्ट ऑफ टैक्स है, यानी इसमें टैक्स का इफ़ेक्ट कोई नहीं है फ़िलहाल। यही चीज़ एक अंडरस्टैंडिंग की है कि आई के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें उसने ये चीज़ लाजमी पूछी होती है, रिवैल्यूएशन सरप्लस। सबसे टेक्निकल पॉइंट यही है डेफर का, जिसको ये समझ आ गया समझ लो उसको डेफर टैक्स आ गया। तो इसको भी देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, AL एक्वायर्ड 5% ऑफ इक्विटी in Turkish Limited for rupees 152 million on 1st April 2018. ड्यूरिंग द ईयर उसने इक्विटी एक्वायर की है, 5% के शेयर्स लिए हैं 152 मिलियन की। द इन्वेस्टमेंट वाज इरिवोकेबली क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये कंपनी ने क्लासिफाई कर दिया इसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से, ताकि उसने इसका फेयर वैल्यू गेन और लॉस एज़ पर IFRS 9 ये ट्रीट करेगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एज़ पर टैक्स लॉस गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ टैक्सेबल अपॉन सेल। जो टैक्स लॉस हमारे कहते हैं कि गेन सिर्फ उस वक्त टैक्सेबल होगा जब हम इन्वेस्टमेंट को सेल ऑफ करेंगे, जब हम इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे। अब इसमें 5% शेयर्स लिए हुए हैं उसने 152 मिलियन 1 अप्रैल 2018 को। ये पॉइंट भी देखें आप। तीसरा है मूवमेंट इन डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी, मीन्स यहाँ ये बात कर रहा है ग्रेचुटी की। ग्रेचुटी की ये फंडेड स्कीम होती हैं, फंडेड स्कीम्स IAS 19 में इसको डील किया जाता है। अब उसने बताया हुआ है कि ओपनिंग लाइबिलिटी इतनी है 430, चार्ज फॉर द ईयर इतनी ही है, OCA में चार्ज इतनी है। ये OCA की चीज़ ये 40 मिलियन सेम है, यहीं से अमाउंट यहाँ गई हुई है। कंट्रीब्यूशन टू द फंड 260 मिलियन है। टोटल क्लोजिंग लाइबिलिटी मीन्स क्लोजिंग ग्रेचुटी ये आ गई है, इतनी अमाउंट इसकी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है नीचे वाली लाइन इसकी कि अंडर टैक्स लॉस कंट्रीब्यूशन टू द फंड इज़ अलाउड एज एन एक्सपेंस। जो आप फंड को कंट्रीब्यूशन देंगे वही आपको एक्सपेंस अलाउ होगा, अदरवाइज़ आपको कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। डैट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर आपने जो प्रोविजन क्रिएट की होगी वो आपको अलाउ नहीं होगी। अगले पॉइंट पे आ जाएं। ऑन 1 जनवरी 2018, ये भी साल के शुरू में
AL granted share options to one of its executives, conditional upon the executive remaining in AL's employment until 31st December 2020. शेयर ऑप्शन दिए हैं यहाँ कितने साल, 3 साल के लिए। 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है। 3 साल तक अगर एम्प्लॉय सर्विस में रहता है तो हम उसको शेयर ऑप्शन दे देंगे, अदरवाइज़ वो ख़त्म हो जाएंगे। अब उसने फेयर वैल्यू भी दी हुई है और इंट्रिंसिक वैल्यू भी दी हुई है, ओपनिंग भी हैं, क्लोजिंग भी हैं। अब जिसको तो ट्रीटमेंट IFRS 2 का आता है वो तो इसको आसानी से हल कर सकता है, अदरवाइज़ आपको ये स्टैंडर्ड भी समझना पड़ेगा यहाँ से। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो फिर यही है लाइन, एज पर टैक्स लॉज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर ऑप्शंस ऑन द एक्सरसाइज डेट इज़ एन एडमिसिबल एक्सपेंस। अब इंट्रिंसिक वैल्यू एज सच तो इसने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है, अदरवाइज इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस। अगला पॉइंट देखते हैं, लायबिलिटीज ऑफ AL एज अ 31 दिसंबर 2018। क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ बता रहा है वो इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ ₹35 मिलियन की उसमें लाइबिलिटीज़ हैं विच इज़ अनपेड सिंस जून 2015, जो 3 सालों से पे ऑफ नहीं हुई, यानी कि कंपनी ने उसका क्लेम लिया हुआ है पहले ही, टैक्स बेनिफिट उसका अपने अकाउंट्स में पहले ही लिया हुआ है उसने। एज सच के क्या एंट्री होगी उस टाइम, एक्सपेंस डेबिट टू लाइबिलिटी क्रेडिट। उस एक्सपेंस की वजह से उसने 3 साल पहले बेनिफिट ले लिया है टैक्स का। अब टैक्स वाले कहते हैं कि 3 साल हो गए हैं, आपकी जो लाइबिलिटी बुक्स में पड़ी हुई थी उस एक्सपेंस के अगेंस्ट जो आपने एक्सपेंस आउट किया था 2015 में, उसकी पेमेंट नहीं हुई अभी तक, तो लिहाजा वो फिक्शियस एक्सपेंस था वो दोबारा ऐड बैक करें अपनी इनकम में, अपनी इनकम का पार्ट बनाए, उसके ऊपर टैक्स दें हमें। हाँ, फ्यूचर में हम आपको बेनिफिट अगेन दोबारा बेनिफिट दे देंगे जब आप ये पेमेंट टैक्स की कर देंगे, यानी ये भी उसने टेम्परेरी डिफरेंस यहाँ पे अराइज कर दिया है, टेम्परेरी लाइबिलिटी 31 दिसंबर को खड़ी हैं 35 मिलियन की, जून 3 साल हो चुके हैं या 2.5 साल इसको हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, ये टैक्स रेट्स हैं मेंशन। 2018 का 27% है, 17 का 28% है और पिछले सालों का भी 28% है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका, AL सब्जेक्ट टू मिनिमम टैक्स ऑफ 1% ऑफ रेवेन्यू। अब रेवेन्यू का 1% मिनिमम टैक्स है एज़ पर सेक्शन 113। ये जिसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आता है वो इसको आराम से हल कर सकता है, जिसको नहीं आता उसको भी यहाँ से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग उसको भी टैक्स की बुक पढ़ के ही मिल सकती है। अलबत्ता I will try my best to understand you. नेक्स्ट है एज ऑन 31 दिसंबर 2017। 2017 को मीन्स पिछले साल को अनयूटिलाइज्ड एडजस्टेबल मिनिमम टैक्स पिछले साल का पड़ा हुआ था 88 मिलियन का, जिसके ऊपर हमने डेफर्ड टैक्स अराइज किया था सिर्फ 55 मिलियन के ऊपर। अब इसकी भी एक लॉजिक है। अब यहाँ जब भी डेफर्ड टैक्स एसेट अराइज किया जाता है तो कंपनी ये एश्योरेंस करती है कि फ्यूचर में हमारे पास नॉर्मल टैक्सेबल प्रॉफिट्स इतने आ सकते हैं जिसके अगेंस्ट हम अपना मिनिमम टैक्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अब कंपनी ने कोई प्रोजेक्शंस की होंगी, उसकी बेसिस पे उसने टैक्स कॉम्पिटिशन्स बनाई होंगी। नेक्स्ट ईयर उसने देखा कि मेरे पास सिर्फ 55 मिलियन का गैप आ सकता है, इसलिए उसने 55 मिलियन का डेफर्ड टैक्स एसेट अराइज कर लिया ऑन मिनिमम टैक्स। खैर ये भी एक लंबी स्टोरी है, ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मिनिमम टैक्स यहाँ से कवर हो जाएगा सारा, इंशाल्लाह आपको मैं सब चीज़ें बताता हूँ। इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लें इसकी। ए पार्ट में वो कहता है नोट्स बना दें, नोट्स टू द अकाउंट्स, जो वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होते हैं।
दूसरे पार्ट में ये कहता है कि मुझे कॉम्प्रीहेंसिव इनकम को रीड्राफ्ट कर दो। कॉम्प्रीहेंसिव इनकम मुफ्त के 5 नंबर हैं, जिसको आती है वो आसानी से बना सकता है, जिसको नहीं आती है 5 नंबर लूज़ कर लेगा। 31 दिसंबर 2018। सारा सवाल हमने देख लिया है। अब सबसे पहले पेपर में हल करने से पहले आपने एक प्लान बनाना है। प्लान कैसे करना है? क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और सवाल हल कर ले। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर आप टाइम लूज़ करोगे। जब टाइम लूज़ करोगे पेपर लूज़ कर जाओगे। सबसे मेन इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो चीज़ साथ में शुरू हो सकती है वो आप साथ में ही शुरू कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। चलें अब इसका आंसर कंप्लीट करते हैं। तो गाइस हम सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर। सबसे पहले जो भी रिक्वायरमेंट हो तो उसको एक साथ शुरू कर ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टाइम सेव भी होगा उससे और सवाल भी आसानी से हल हो सकता है। जैसे कि इधर आप टेक्स्ट कंपटीशन बना लें, और सेकंड पेज पे आप नोट बना दें, डेफर टैक्स एसेट, टैक्स लायबिलिटी, जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देना है। सबसे पहले जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एलिमेंट है वो तो आप मेंशन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, अगर टाइम सेव आप लोगों ने करना है तो आप सब चीज़ें टेम्परेरी डिफरेंसेस भी ना लिखें। सबसे आसान के काम है तो आप यहाँ से टैक्स रेट उठाएं। 2018 में 27%, 2017 में 28% है। 2017 में और 2018 में यहाँ 28% है और यहाँ पे 27% है। अब सबसे पहले तो आपकी रिवैल्यूएशन की अमाउंट है यहाँ जो आपने देखनी है। सबसे पहले अगर हम बैलेंस शीट अप्रोच से लें तो आपको सिर्फ बैलेंसेस ही चाहिए, ओपनिंग और क्लोजिंग के। अब आई कैप के जितने भी क्वेश्चन है उसमें ग्रॉस रिवैल्यूएशन सरप्लस, जब इस तरह का सिनेरियो होगा वो उसकी WDV के अंदर ऐड ही होता है। अगर आप लॉजिकली भी देखें, जब हम रिवैल्यूएशन की एंट्री पास करते हैं तो रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या होती है? एज़ पर IAS 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। रिवैल्यूएशन सरप्लस के फर्दर 2 पार्ट्स बन जाते हैं जिसमें डेफर टैक्स भी होता है एक। तो खैर इधर यहाँ इसने सेग्रीगेट नहीं किया हुआ, इसने कॉम्बाइन एंट्री दे दी है कि रिवैल्यूएशन इतना राइज हुआ था, इसके ऊपर ये ग्रॉस है, इसके ऊपर टैक्स ले लेंगे तो दैट वुड बी ए सेपरेट अमाउंट। अगर हम सिर्फ बैलेंस शीट अप्रोच पे देखें तो ये एक किस्म का अकाउंटिंग WDV, ये फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल से आई है 2500। अगर जो फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल हमारा बनता है अगर उसको देखा जाए तो उसमें रीवैल्यूड अमाउंट्स होती हैं, ऑलरेडी रिवैल्यूएशन पहले ही उसमें ऐड हुई होती है। इसका मतलब ये है कि ग्रॉस रिवैल्यूएशन सरप्लस इस वाली अमाउंट को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि इस स्केड्यूल में वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अगर हम इसका डिफरेंस लें तो आपने लेना सिर्फ डिफरेंसेस हैं फॉर टाइम सेव। रेट दोबारा एक बार देख लें, 17 में 28% है और 18 में 27% है। यहाँ से अगर ओपनिंग का डिफरेंस लें 2500 माइनस 1470 मल्टीप्लाई 0.28,
288 288 और क्लोजिंग का डिफरेंस ले लें हम 2635, इन दोनों का माइनस 2635 माइनस 1650 मल्टीप्लाई क्लोजिंग रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई 0.27 266. These amounts include revaluation surplus already. You no need to mention revaluation surplus separately. This adjustment is clear. This adjustment is okay. Second adjustment. अब सेकंड एडजस्टमेंट में मैं कह रहा था 5% शेयर्स लिए हैं उसने 152 मिलियन के 1 अप्रैल 2018 को, लेकिन साल का एंड हो चुका है 31 दिसंबर 2018। अब उस शेयर्स में कोई ना कोई चेंज आया होगा लास्ट में। फर्स्ट एंट्री जो उसने की थी वो तो यही थी कि इन्वेस्टमेंट डेबिट टू कैश और बैंक क्रेडिट 152 मिलियन से। अगर हम OCI में देखें आगे तो चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट 23 है। अब 23 है तो दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट हैव बीन इंक्रीज बाय दिस अमाउंट 153 प्लस 23 इन्वेस्टमेंट डेबिट टू OCI क्रेडिट, ये एंट्री हुई है। एज़ पर टैक्स लॉज, टैक्स वाले कहते हैं कि हमें इस पे टैक्स नहीं ले लेना, हम फ्यूचर में आपसे टैक्स लेंगे। इशू ये है कि हमारे पास इस टाइम जो बुक्स में अमाउंट्स आ रही होगी 152 जमा 23, वो इन्वेस्टमेंट की 175 आ रही होगी, जबकि टैक्स में आ रही है वो 152। अब एसेट हमारा ज़्यादा है, कितनी अमाउंट से 175 माइनस 152 23 से 23 अमाउंट से हमारा अगर एसेट इंक्रीज है डैट मीन्स डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी इसके ऊपर फॉर द ईयर करंट ईयर मल्टीप्लाई 0.27 23 डिफरेंस मल्टीप्लाई 0.27 फॉर द ईयर रेट और 6.21 डिफरेंस आ गया 6.21 डिफरेंस आ गया इसका। अब ये भी आपने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के कॉलम में आपने मेंशन कर देना जाके इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स में आपने अमाउंट्स लिख देनी है वो जो आपने कैलकुलेट है कि वहाँ 6.21, ये भी आपकी क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, ऊपर वाली भी लायबिलिटी है, ये वाली भी लायबिलिटी। ओपनिंग आपका ज़ीरो था। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका मूवमेंट इन डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी। अगर हम इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को, तो आप साथ साथ टैक्स कंपटीशन भी ड्रा कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ये चीज़ें भी उसमें ऐड बैक लेस हो जाएंगी। तो टैक्स कंपटीशन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो अमाउंट है आपकी 455 मिलियन। ऐड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो कि आपको मिलेगी यहाँ से, टैक्स वाली आपको यहाँ से मिलेगी 475 ऐड बैक, लेस भी इधर ही साथ ही कर लें। टैक्स डेप्रिसिएशन लेस कितने अमाउंट से 280 से। देन आपने देखना है यहाँ डिस्पोजल देखें, डिस्पोजल में आपको तो 230 आपका डिस्पोजल हुआ है
और टैक्स बेस आपकी 140 है। डैट मीन्स इन दोनों में डिफरेंस आपका लाजमी आया होगा 40, 60 और 90 का। गेन आपका 90 से लाजमी ज़्यादा होगा। टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल 90 ऐड। इसमें ये सीन है कि अगर हमेशा जो अकाउंटिंग गेन है वो आपकी टैक्स कंपटीशन में से माइनस हो जाता है, टैक्स गेन आपका ऐड हो जाता है। इसमें देखा जा सकता है कि अकाउंटिंग जो डिस्पोजल की वैल्यू थी वो 230 थी और जो टैक्स की भी वैल्यू है 140 है। अब जिस तरह की भी चीज़ आपने बेची हो, सपोज आपने चीज़ 300 की बेची हो तो 300 में 70 का गेन तो आपको अकाउंटिंग का आ गया, लेकिन टैक्स का गेन आपको कितना आया 160 का। डैट मीन्स 90 की एडजस्टमेंट तो लाजमी होगी कहीं ना कहीं पड़ी हुई, तो इसलिए आपने टैक्स गेन 90 से ऐड बैक कर दिया। नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट आप इसमें आ जाएं, चार्ज टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये होती है प्रोविजन फॉर द ईयर 140.5। प्रोविजन ग्रेचुटी 145। प्रोविजन ग्रेचुटी 145। कंट्रीब्यूशन पेड टैक्स लॉस कह रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन पेड अलाउड एंड एक्सपेंस 260। कंट्रीब्यूशन पेड 260। ये अलाउड एज एक्सपेंस है, ये प्रोविजन है, ये एड बैक होगी, ये लेस होगी अंडर टैक्स लॉस। अच्छा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट अभी नहीं, अभी इसको हम लाइबिलिटी का अकाउंट भी बना लें। ओपनिंग लाइबिलिटी आपके पास है 430 और उस टाइम का रेट है आपका मल्टीप्लाई 28%। 430 ग्रेचुटी 430 मल्टीप्लाई 0.28 120.4। ये एसेट है तो ब्रैकेट में डाल दें। क्लोजिंग आपके पास लाइबिलिटी जो आ रही है यहाँ पे वो 355 है। इसको क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 0.27 मल्टीप्लाई 0.27 96। ये 96 क्लोजिंग। जितने भी प्रोविजंस हैं उसके ऊपर हमेशा डेफर्ड टैक्स एसेट अराइज होगा। लाइबिलिटी क्योंकि इसकी टैक्स बेस ज़ीरो होती है, टैक्स वाले कहते हैं जब तक लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं होती हम आपको कोई बेसिस नहीं देंगे इसकी। डेट्स वाई इस पर हमेशा डेफर्ड टैक्स एसेट अराइज होगा क्योंकि टैक्स वाले इसको एक्सपेंस नहीं मान रहे और आप इसके ऊपर ज़्यादा टैक्स दे रहे हो। और फिर वो कहते हैं कि हम ये एसेट आप क्रिएट कर लें अपने अकाउंट्स में, जब फ्यूचर में आप टैक्स पे करेंगे तो आप हमसे बेनिफिट ले लें। सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास शेयर ऑप्शंस। शेयर ऑप्शंस 3 साल फेयर वैल्यू ग्रांट डेट जो होती है IFRS 2 के मुताबिक, फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट आपने उसको रिकग्नाइज कर लेना है। इंट्रिंसिक वैल्यू आपने फॉर द ईयर नहीं ले लेनी, आपने एट द ईयर एंड उठानी है। एप्लीकेशन सेम है। फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट 60 है, इंट्रिंसिक वैल्यू एट द ईयर एंड ये है क्योंकि वो ये कि कहता है कि ऑन द एक्सरसाइज डेट इज़ एन एडमिसिबल एक्सपेंस। सबसे पहले तो वो ये कहता है कि आपने जो अकाउंट्स में बुक्स में एक एक्सपेंस अराइज किया होगा वो एक्सपेंस कैसे आएगा। सपोज आपके 3 साल के वेस्टिंग पीरियड है 60 मल्टीप्लाई 1/3, तो 20 का आपने एक्सपेंस बुक्स में लिया होगा 20 का। वो क्या कहता है इसको तो पहले ऐड बैक करो। तो शेयर ऑप्शंस 20
ये तो एड बैक हो गया। अब वो तीसरी वर्किंग भी चाह रहा है यहाँ कि आपने इसको कैलकुलेट कैसे किया। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू 72 एट द ईयर एंड डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स वेस्टिंग पीरियड है उसका। 72 डिवाइडेड बाय 3 24। अब वो ये कहता है कि 24 के ऊपर आप डेफर्ड टैक्स एसेट अराइज कर लो फ़िलहाल, क्योंकि मैं आपको एक्सपेंस तो कोई नहीं लो, तो एक्सपेंस आपको कम दे रहा है लो, जिसकी वजह से आपकी टैक्सेबल इनकम ज़्यादा हो जाएगी और फ्यूचर में आप ये बेनिफिट ले लें। 24 के ऊपर आप क्लोजिंग रेट लगाएं, 24 मल्टीप्लाई 0.27, तो ये आपका 6.48 डेफर्ड टैक्स एसेट अराइज हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू पे, जो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। शेयर ऑप्शंस, शेयर ऑप्शंस अमाउंट जो है उसकी 6.48, 6.48, ये भी डेफर्ड टैक्स एसेट ओपनिंग ज़ीरो है इसका। इंट्रिंसिक वैल्यू का दूसरा ऑप्शन भी अगर नहीं दी हुई तो आपके पास अगर दो वैल्यूज़ होंगे पेपर में मस्ट, एक एक्सरसाइज प्राइस होगी, दूसरी फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू में से माइनस एक्सरसाइज प्राइस आप लोग कर देंगे तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। बात समझ आई? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटीज़ वो कहता 35 मिलियन की जो है, जो 3 साल से हमने एक्सपेंस क्लेम कर लिया था लेकिन लाइबिलिटीज़ कैश में पे आउट नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि आपने कोई एंट्री पास की थी फिक्चर्स 35 में मिलियन, कहता आप ऐड बैक करो अभी, तो कंपटीशन में भी ऐड बैक कर लो। लाइबिलिटीज़ मोर देन 3 ईयर 35 मिलियन। फिर वो कहता है कि इसके ऊपर आप डेफर्ड टैक्स भी बना सकते हो, क्योंकि मैं फ्यूचर में आपको बेनिफिट दे दूँगा अगर जब आप पेमेंट दोगे। लाइबिलिटीज़ मोर देन 3 ईयर। अब लाइबिलिटीज़ थी कितनी, 35, उसके ऊपर रेट अप्लाई मल्टीप्लाई 0.27, क्लोजिंग रेट 9.45, ये भी डेफर्ड टैक्स एसेट आ गया, ओपनिंग ज़ीरो था। नेक्स्ट देखें, रेट ऑफ टैक्स आपको मैंने बता दिया पहले। AL is subject to minimum tax of 1% of revenue which is adjustable in full from the future tax liability in subsequent 3 years. Revenue for 2080 amounted to rupees 5,300 million. मिनिमम टैक्स 5,300 मिलियन के ऊपर, मिनिमम टैक्स 5,300 मिलियन मल्टीप्लाई 1%, 5,300 मिलियन मल्टीप्लाई 0.01, 53, ये बनता है फॉर द ईयर का। लेकिन इसको अकाउंट फॉर करने से पहले हमें लास्ट ईयर का भी देखना पड़ेगा, जो उसने पहले ही क्वेश्चन में बताया हुआ है। वो कहता है कि लास्ट ईयर जो मेरे पास था अनयूटिलाइज मिनिमम टैक्स 88 मिलियन का, जिसके ऊपर मैंने डेफर्ड टैक्स अराइज किया हुआ था 55 मिलियन का। अब आप सबसे पहले तो यहाँ पे डेफर्ड टैक्स एसेट तो लास्ट ईयर का मेंशन कर लें, मिनिमम टैक्स, और इसके ऊपर परसेंटेज कोई नहीं अप्लाई होती, ये पूरे का पूरा ही आता है। लास्ट ईयर का था आपके पास 55 मिलियन का, जो आपने बुक्स में रिकग्नाइज किया हुआ डेफर्ड टैक्स एसेट। अब इस साल की कंपटीशन में चलते हैं।
कंपटीशन बनाने से पहले आप मिनिमम टैक्स को एडजस्ट करना चाहेंगे। इससे पहले आप टैक्स कंपटीशन में आए आपके, इसको सम अप कर लें। 475 प्लस 90 प्लस 145 प्लस 20 प्लस 35 765 और इसको तो नेक्स्ट आपने देखना है कि यहाँ पे टैक्सेबल इनकम से टैक्स एक्सपेंस क्या आता है। ऐड बैक वाली चीज़ें आपने ऐड बैक कर देनी है, लेस वाली लेस कर देनी है। तो नेट यहाँ पे जो आएगा, नेट आता है 680 मल्टीप्लाई इसको आप कर दें 27% से, जो कि आपका बन जाएगा 183.6। अब इसमें कॉन्सेप्ट नेक्स्ट ये है 183.6 करंट ईयर आप इस अमाउंट से नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि मिनिमम टैक्स आपने हर सूरत में देना है। और करंट ईयर टैक्स आपका आया है 183.6। अब लास्ट ईयर का हमारे पास जो मिनिमम टैक्स आउटस्टैंड है वो भी आप चेक कर लें कितना है। इसमें से 88 टोटल पड़ा हुआ है, 55 का डेफर्ड टैक्स एसेट हमने राइज किया हुआ है। अगर हम 88 को सारा माइनस करके देखें तो चेक करना पड़ेगा 88 सारे का सारा एडजस्ट हो जाएगा कि इससे कम ना हो जाए। अगर -88 पूरे की पूरी लास्ट ईयर की एडजस्टमेंट हमारे पास पड़ी हुई है, तो अगर हम ये इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास नेट पीछे में बचता है 95.6, जो कि इस अमाउंट से ज़्यादा है। तो लाइबिलिटी आपकी वो होती है विच एवर इज़ हायर। इसमें से नॉर्मल टैक्स आपका ये है, मिनिमम आपका ये है, पे ऑफ आपने ये करना है 95.6। अब आपकी करंट टैक्स लाइबिलिटी आ गई है 95.6 की। इसके साथ ही आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब करंट टैक्स जो कि अभी आपने निकाला है 95.6, डेफर टैक्स ये अभी अमाउंट आपकी पड़ी हुई है पीछे निकाल वाली, तो ये हम कैलकुलेट करते हैं डेफर टैक्स को अभी। अब 55 हम आपने सारे का सारा एडजस्ट कर लिया है फ्रॉम करंट टैक्स लाइबिलिटी से, तो इसलिए हमने डेफर टैक्स एसेट सारे का सारा कंज्यूम कर लिया, तो करंट ईयर में ये अमाउंट आ गई 0। अब इन सब का टोटल करके देख लें, 288 माइनस 120.4 माइनस 55, ओपनिंग था आपके पास 112.6, 112.6, क्लोजिंग आपके पास आया है 266 जमा 6.2
वन माइनस 96 माइनस 6.48 और माइनस 9.45 1602.8 1602.8। ये आपका नोट्स टू दी अकाउंट्स का स्केड्यूल तो बन गया है सारा। अब मेन चीज़ है आपने एंट्री पास करनी है। एंट्री इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एंट्री पास करने के लिए आपको अब देखें लास्ट ईयर की लाइबिलिटी से लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है। अब लाइबिलिटी कितने से इंक्रीज़ हुई है? 160.28 माइनस 112.6 47.68 47.68। अब इसके दो इफ़ेक्ट जाने चाहिए, पीएनएल में और दूसरा ओसीए में जाना चाहिए, क्योंकि ओसीए की चीज़ें भी हमारे पास हैं, पीएनएल की चीज़ें भी हमारे पास हैं। तो सबसे बेटर एडजस्टमेंट ये है कि आप पहले ओसीए के इफ़ेक्ट्स देख लें कितने आते हैं। एडजस्टमेंट आप रिमेनिंग एडजस्टमेंट आप डाल दें उधर। ओसीआई के पार्ट्स, ओसीआई में आपके पास 3 चीज़ें उसने दी हुई हैं। अगर आप देखें तो क्वेश्चन में ये रिवैल्यूएशन है 240, 23 और 40। रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन 240, इन्वेस्टमेंट 23, डिफाइंड बेनिफिट आपके पास है 40 का, 40 नेगेटिव में। अब सबसे मेन चीज़ ये है कि आप इधर इफेक्ट इसके ले लें, यानी मल्टीप्लाई 27%, इसको भी और इसको भी। 240 को 27 से मल्टीप्लाई करें 64.8, 23 को 27 से मल्टीप्लाई करें 6.21, 40 को 27 से मल्टीप्लाई करें 10.8। ये नेगेटिव में है, वो दो पॉजिटिव में है। टोटल आपके पास अमाउंट क्या आ गई? माइनस 64.8 जमा 6.21 माइनस 10.8 60.21। ये आपके पास अमाउंट आई है जो आपने चार्ज करनी है ओसीआई को। ओसीआई को चार्ज करें, डिफरेंस आपका पीएनएल में आ जाएगा 8 से। कितनी अमाउंट है? 60.21। ओसीआई डेबिट 60.21 से, ये आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है जो इन दोनों के डिफरेंस से आई है। ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। अब क्रेडिट में एक चीज़ सिर्फ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आई है। अब आपने ये देखना है कि डिफरेंशियल अमाउंट कहाँ जाती है। डिफरेंशियल अमाउंट आपकी इनकम बनती है, अगर हम ये एक्सपेंस है, अब एक्सपेंस को हमने कम करना है 47 तक लेके आना, तो डिफरेंस जो है
डिफरेंस जो है वो हमने पीएनएल को चार्ज करना है, लेकिन उससे पहले एक इक्विटी का पोर्शन भी बनता है जो शेयर ऑप्शन स्कीम में है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा शेयर ऑप्शन स्कीम वाला पॉइंट 24। अब जो हमने इधर कंपटीशन में टैक्स एक्सपेंस ऐड किया है 20, और 20 का अगर आप लें 27%, 20 का 27% 5.54, 20 का 27%, ये जो आपने ऐड बैक की है अमाउंट पीएनएल में, जो आपने पीएनएल में एक्चुअल में चार्ज की हुई थी, ये 5.4 है। लेकिन जब हमने यहाँ पे अमाउंट निकाली है वही ये आई है डेफर्ड टैक्स एसेट की। डिफरेंस इस दोनों का डिफरेंस है कोई 5.4 माइनस 6.48, 1.08। अब 1.08 अब ये जो 1.08 यहाँ पे आया है, ये तो पीएनएल में चार्ज होगा जो कि एडजस्टिंग एंट्री होगी, ये आपका इक्विटी में चार्ज होगा, ये आपका इक्विटी में चार्ज होगा। अब आप इक्विटी में ये एंट्री डाल दें, इक्विटी में 1.08। डिफरेंशियल एंट्री आप देखें पीएनएल में क्या आती है 1.08। इक्विटी आपकी क्रेडिट हुई है यहाँ पे, क्योंकि इक्विटी जहाँ डेफर्ड टैक्स एसेट राइज हुआ था वहाँ आपकी इक्विटी क्रेडिट हुई है। डेट मीन्स ये यहाँ पे आएगी। तो डिफरेंस आप देख लें 1.08 प्लस 47.68 माइनस 60.21, 11.45। अगर किसी को समझ नहीं आई वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है, मैं उसको बता दूँगा। पूरा हो गया, थक गया मैं। अल्लाह हाफिज़ क्यों कहना होना ना हो गया टॉपिक सारा ओ सवाल